देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेशल रिलेटिविटी का जो आखिरी पार्ट है, हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी एडिशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना। तो दोनों पार्ट तो आज नहीं हो पाएगा, देखते हैं लोग कितना दूर तक कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोग का ये दो पार्ट बचा हुआ, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये दो पार्ट बचा हुआ है। डॉपलर इफेक्ट भी चूंकि इसी में इंक्लूडेड है, डॉपलर इफेक्ट क्लियरली मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे। और डॉपलर इफेक्ट के बाद आज हम लोग का टारगेट क्या क्या रहेगा समझ लो। हम लोग आज पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, पहले सिंपली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये समझेंगे। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या होता है सो जानेंगे। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। फिर इन दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्लियर करने के बाद हम लोग रिलेटिविटी ऑफ मास समझेंगे क्या होता है। रिलेटिविटी ऑफ मास, ये आप लोग पढ़े हैं, एक रिलेशन m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी एस। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये बहुत फेमस रिलेशन, इसको इसका डेरिवेशन भी है, हम इसको समझा देंगे डेरिवेशन कैसे करना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको डिराइव कर देंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट में समझना है कि m और m नॉट क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है और कैसे डेरिवेशन में अपीयर करता है ना। ऐसा लगता है एक बॉडी घूम रहा है तो उसका मास वेरी करता है, इसका डेरिवेशन किस तरह से एक आइडिया आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम मास रिलेशन, मोमेंटम एंड मास रिलेशन। तो मोमेंटम एंड मास रिलेशन आप बोले तो बहुत सिंपल है सर, जो कि होता है P इक्वल टू mv होता है, ठीक है। लेकिन रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला नहीं, रिलेटिविटी में इसका बेसिक फॉर्मूला थोड़ा चेंज। इक्वल टू, हाँ सर, ई इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस ये एम कॉन्सेप्ट यहाँ स्क्वायर। पर आएगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। सर हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। इसको जो हम लोग है एम नोट बाय अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, वो भी तो कर सकते हैं ना। हाँ एम की जगह ना, हाँ, नहीं, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर भी तो पुट कर देते हैं ना। हाँ बीटा स्क्वायर, वो आपको बताए थे कि वी बाई सी को हम लोग बीटा बोल सकते हैं, और 1/√1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस पूरे को हम लोग गामा से डिनोट कर सकते हैं। तो ये दो तरह का शॉर्ट नोटेशन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जरूरत के अनुसार। काइनेटिक एनर्जी का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे। देखो यहाँ से फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ शुरू होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी में ही कॉन्सेप्ट आएगा रेस्ट मास का क्या होता है, रेस्ट मास का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहीं पर जो आएगा मास एनर्जी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन, ठीक है। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखते कितना कर पाते हो, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम और एनर्जी रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। जैसे मोमेंटम मास रिलेशन P इक्वल टू mv है, वैसे मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन एक होता है, ठीक है। किसी को पता है मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन, किसी को ध्यान में है? E equal to p square by 2m sir। नहीं ये इसका सर एनर्जी मोमेंटम का ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m सर। वही तो नहीं ये ठीक है चलो। 2m। हाँ ये काइनेटिक एनर्जी आप ये बोल रहे हैं ना, हाँ। तो ये ठीक है, रिलेटिविटी देखो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। बाकी तो आप सिंपल जान रहे P इक्वल टू mv होता है, ये रिलेशन यहाँ वैलिड नहीं है।
अगर आप सोचते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम का रिलेशन है, तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रिलेशन वैलिड है, हम रिलेशन लिख दे रहे हैं, इसको डिराइव करेंगे। देखिए कुछ कुछ डेरिवेशन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो कुछ कुछ डेरिवेशन आपको हम कर देंगे। ये रिलेशन होता है ई स्क्वायर इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी होगी अच्छा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अच्छा, सी का पावर 4, ठीक है। इस तरह के रिलेशन किसको हम डिराइव करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट में क्या पड़ेगा, इन साउंड, जो कॉमन डॉपलर इफेक्ट मतलब समझते हैं, साउंड में जो डॉपलर इफेक्ट हम देखते हैं। फिर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, यहाँ लाइट के लिए बेसिक फॉर्मूला निकालेंगे। आप लोग 2-3 तरह कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, रेड शिफ्ट नाम सुने हैं क्या, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट नाम सुने हैं, कोई अच्छा। बताइए। हाँ सुने ही सर होंगे वो आप लोग। स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह, उसका स्टेशनरी ऑब्जर्वर के आगे जाता है और उसका वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है। हाँ रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट थोड़ा समझेंगे क्या होता है, जरूर आप लोग पढ़े होंगे। तो ये डॉपलर इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो बाकी रिलेटिविटी ऑफ मास, ये रिलेशन m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1/v², इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। आप इंटरेस्टेड होंगे तो बोलेगा तो एक वीडियो बना के भेज देंगे। फिर मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ शुरू हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का हम बजाते डेरिवेशन करेंगे, और उसमें से मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc का जो रिलेशन है ना, ये कहां से निकल के आता है ये जानेंगे हम लोग। मतलब समझिए E इक्वल टू mc स्क्वायर का डेरिवेशन एक तरह से हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डॉपलर इफेक्ट से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरुआत करेंगे, डॉपलर इफेक्ट से शुरुआत करते हैं हम लोग। सिंपली डॉपलर इफेक्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, है ना। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड आप लोग पढ़े हैं कि साउंड का फ्रीक्वेंसी जो होता है वेरी करता है। हम लोग पढ़े हैं कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वेरी करता है सोर्स और ऑब्जर्वर के हिसाब से। जैसे एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड की हम बात कर रहे हैं, ये साउंड के लिए हम बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए प्रूफ किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक सोर्स है, ये फॉर्मूला हमको लगता है बहुत लोगों को याद भी होगा, पूछेंगे पहले हम बता दें हल्का। ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास ऑब्जर्वर है, अगर S4 सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ से चूंकि हम साउंड की बात करते हैं सोर्स ऑफ साउंड बोलेंगे। यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो साउंड को सुन सकता है वो है, और सोर्स में मोशन है, सोर्स इधर की ओर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। और सोर्स जो है एक साउंड भी छोड़ रहा है जिसका वेलोसिटी vs है, ठीक है। और सॉरी, vs सोर्स का वेलोसिटी कर सकते हैं और v साउंड का वेलोसिटी, यहाँ पर v कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऐसा करते हैं, v को कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पर vs को कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कह सकते हैं। ओ का वेलोसिटी कुछ मान लो इधर की, इसको vo बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं vo भी मान लेते हैं, vo क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऐसे में देखिए, जो ऑब्जर्वर ये जो साउंड का फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू एफ, है ना, v प्लस vm, अच्छा vm भी यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं, v नॉट बाय v प्लस vm माइनस vs। यहाँ पर vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ मीडियम भी डाल दे रहे हैं। चलो एक फॉर्मूला से बताएंगे, इसी फॉर्मूला पर कैसे सोचना बता देते हैं आपको। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एयर भी ब्लो कर रहा है, ये आपका इधर की ओर मीडियम का भी अपना वेलोसिटी। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसी डायग्राम के अनुसार यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करिएगा आप, है ना। बी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड उल्टा हो जाएगा तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है।
चूंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स से इधर क्यों जाता है, इस पार्टिकुलर का स्टैंडर्ड मानेंगे। अब इसमें से कोई भी अगर धोखा देगा तो इस इक्वेशन में उसको नेगेटिव मान लेंगे हम लोग, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, वीएम को 0 मानते हैं मीडियम का, है ना। इन जनरल हम लोग वीएम को 0 लेते हैं, तो हमारे पास मेन फॉर्मूला यही है और इसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे, है ना। ये समझ जाएगा तो फिर क्या होगा ना कि हम लोग लाइट का कॉन्सेप्ट को फिर डिराइव करेंगे तो वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर जब ये कंडीशन है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला वैलिड है और ऐसे में साफ नजर आ रहा होगा कि एफ डैश ग्रेटर हो जाएगा एफ से, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो आप सुनाई देगा वो आपका रियल साउंड से ज्यादा दिखाई, रियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वेयर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ आपका फ्रीक्वेंसी है। एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को उतना लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग यूट्यूब से जब देखिएगा तो इसको नोट्स बनाइएगा तो लिख दीजिएगा, एफ डैश आपका ऑब्जर्वर जो देखेगा फ्रीक्वेंसी और एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो इस साउंड का है, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश को अपनी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं ना सर? हाँ, एफ डैश को अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देता है ना, अगर माने तो लिख दीजिए आप, एफ डैश को अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये रिसीव जो फ्रीक्वेंसी होता है सो, हाँ, रिसीव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर सबसे बढ़िया है। अच्छा देखिए, अगर इसमें से कोई भी एक उल्टा हो गया, मान लो कंडीशन ऐसा रहता कि सोर्स इधर आ रहा और ऑब्जर्वर इधर की ओर भाग रहा, तो इस फॉर्म में क्या चेंज आता, ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इधर भागेगा तो इस फॉर्म में देखो वेलोसिटी इधर पॉजिटिव मान के चले, इधर नेगेटिव, इस फॉर्म में इसी केस में सारा चीज, अगर दोनों उल्टा हो जाए तो मान लो सोर्स भी इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है, हमारा ये स्टैंडर्ड डायग्राम है और इसी के अनुसार सारा चीज सोचेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूला है तभी तक वैलिड है जब तक कि हमारा जो वेलोसिटी है सोर्स का, है ना, या वेलोसिटी ऑफ साउंड का लाइट के कंपेरेबल नहीं है ना। फॉर लार्ज वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं तुरंत, इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है किसी को पूछना, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, इसको हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, है ना। और इस फॉर्मूले के अनुसार कैसे सोचना है ये भी आपको बता दिए। इसमें से जिस किसी का डायरेक्शन आपका इस डायग्राम को धोखा देगा उसको हम नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। ये वीएस इधर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक। चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल तुरंत देखते हैं। ये बेसिक आप लोग समझते होंगे, ट्रेन जब तेजी से हमारी तरफ आती है तो उसका फ्रिक्वेंसी बहुत तेज लगता है, फिर दूर जाता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है, ये सब तो जनरल सी बात है आप लोग के लिए। देखो ये एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एक ट्रेन मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड एन ऑब्जर्वर। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन ऐसा आएगा, है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, अभी जो वही लास्ट क्लास में जो डिस्कस हो रहा था कि ग्रेजुएशन का सिलेबस है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन लास्ट 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था सब इंटर बेसिस पर था, इसलिए आपको फिजिक्स का हर कोने से प्रिपेयर रहना है। जब ग्रेजुएशन बेसिस का एग्जाम है तो इंटर को पूछ सकता है, वो फ्री है, इंटर बेसिक एग्जाम में ग्रेजुएशन न पूछे अलग बात, इसलिए आप कॉन्सेप्ट हर चीज से क्लियर रखिए। ये आपका ट्रेन है, जब भी ये सोर्स को हम इधर रखेंगे राइट लेफ्ट साइड में और ऑब्जर्वर को रखेंगे राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि ट्रेन का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टू ऑब्जर्वर, इधर की ओर आपका जा रहा है, यानी वीएस आपका दिया हुआ, वीएस कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। विच इज एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर रेस्ट में चले तो एक तो जनरेट खत्म हो गया, वी नॉट खत्म हो गया, और हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, एफ डैश इक्वल टू होता है एफ वी प्लस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस, ठीक है। एफ दिया हुआ 400, एफ ऑलरेडी दिया हुआ 400, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना मानते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ साउंड को पता होना चाहिए, ये 340 होता है, 340 मीटर पर सेकंड होता है,
हाँ 340 पुट कर दीजिए, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यहाँ भी का वैल्यू 340 पुट कर दीजिए। इसका तो 10 ही होगा, माइनस ही साइन लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर ये इधर की ओर भागता है, ऑब्जर्वर से दूर भागता, तब यहाँ साइन चेंज होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल, इसको सॉल्व कर दीजिए। 400 हो जाएगा, ऊपर 340 बाई 330 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, 400 इंटू 1.03 हो जाएगा, इक्वल टू 412 हर्ज हो गया। अप्रोक्सीमेट 412 हर्ज आएगा ये। तो क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी बढ़ गया। हाँ, ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज 340 करेंगे। साउंड का वेलोसिटी लिया क्या 340? हाँ हाँ 340 मान के चल रहे हैं। डिफर कर सकता है, साउंड का वेलोसिटी आप जाने डिफर करता है, मीडियम के अनुसार, डेंसिटी पर डिफर करता है, टेम्परेचर से डिफर करता है। हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका 340 लिखे नहीं थे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ चलिए, हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, सारा कॉन्सेप्ट है। मेन आपको इसके फॉर्मूले पर आपको कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर रहिएगा। ये एक फॉर्मूला ये भी है, ये अगर कहा जाए तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बेटर ये फॉर्मूला। इस दो फॉर्मूले को बस ध्यान रखना। बार साइन कन्वेंशन एक बार बता दीजिएगा। साइन में ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसको फॉलो करना है। इसमें से जो जो इस रूल को फॉलो करेगा उसको नेगेटिव कर देना। जैसे मान लीजिए वीएम अगर इधर की ओर फ्लो होने लगे तो इसको माइनस माइनस कर देना। अगर ऑब्जर्वर इधर की ओर मूव करने लगे तो आप उसको माइनस ले लेंगे। अगर सोर्स इसको फॉलो नहीं किया, इधर चला गया। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय सोर्स को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिएगा, ऑब्जर्वर को हमेशा राइट साइड में रखिएगा, तो आपको माइनस प्लस के झंझट से आजादी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक क्या है, फिर से बता दें कि हो गया? हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ चलिए, देखिए और भी क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा रिलेटिविस्टिक, हाँ उस पर आते हैं। तो इसको ऊपर लेके चलते हैं यार, ये हालात है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, है ना। यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट यानी यहाँ पर अब लाइट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, दिक्कत तो नहीं। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, ठीक। देखिए, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में जो फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का, पहले आपको बता दें। इसमें टू प्रूफ हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, पहले वो बताते हैं क्या प्रूफ करना। तब इसका जो प्रूफ करेंगे ना, हमको प्रूफ करना है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एफ डैश इक्वल टू एफ रूट अंडर सी प्लस भी बाय सी माइनस भी होता है। ये इक्वेशन को प्रूफ करना है ना। या इसी को किसी किसी म्यू डैश से भी दिखाते हैं, म्यू डैश इक्वल टू म्यू रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना। जरा प्रूफ देखते हैं तब समझ में आएगा इसमें सी क्या है, भी क्या है, सब समझ में आएगा। इतना बस समझिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है। जैसे डॉपलर इफेक्ट साउंड में एफ डैश ऑब्जर्वर का फ्रीक्वेंसी होता था, एफ जो है सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता था। ठीक है, ठीक यहाँ पर ये एफ डैश ऑब्जर्वर का फ्रीक्वेंसी है और एफ जो है सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। अंतर बस यहाँ यही है कि यहाँ पर लाइट के फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये एफ डैश लाइट का फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर देखेगा, और ये एफ सोर्स ओरिजिनल सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है लाइट के लिए वो है। ठीक है, यानी लाइट का भी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्वर के अनुसार डिफर करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, तब आप इस फॉर्मूले को समझ पाइएगा। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मान लो हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। डेरिवेशन के लिए हम ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान के चलेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के लिए ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो आपका दोनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है, रेस्ट और मोशन के लिए वैलिड होगा। वो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय और क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट। ये हमारा सोर्स है। इस सोर्स से क्या हो रहा है, एक इस सोर्स का अपना कुछ वेलोसिटी, इस सोर्स का अपना वेलोसिटी है भी, जो लाइट के स्पीड के आसपास है।
है ना, भी बहुत ज्यादा इसका रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है ये भी, जैसे कि पहले सोर्स का वेलोसिटी भी जो हुआ करता था वो रिलेटिविस्टिक नहीं था, मतलब लाइट के आसपास नहीं हुआ करता था, ये भी बहुत ज्यादा है। और यहां से एक लाइट निकलता है, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स निकल रहा है जिसका की वेलोसिटी सी। तो इस सोर्स के लिए तो लाइट का वेलोसिटी सी है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी क्या, इस लाइट का वेलोसिटी और इसका फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे हम लोग। और वेलोसिटी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ता है इस लाइट, ठीक है, वो चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये सोर्स है हमारा, देखिए जरा एक कंडीशन में समझते हैं। पहले हम लोग वेवलेंथ के टर्म में सोचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक वेव है हमारे पास, ये हमारे पास एक वेव है, एक वेवलेंथ कई तरीके से डिफाइन होता है, लेमडा कई तरीके से डिफाइंड होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ को लेमडा बोलते हैं, ठीक है, या क्रेस्ट टू क्रेस्ट के लेंथ को ट्रफ टू लेंथ, तो हम लोग क्रेस्ट टू क्रेस्ट की बात करेंगे। एक वेवलेंथ का मतलब मानेंगे एक क्रेस्ट ये, एक क्रेस्ट ये, दोनों के बीच के वेवलेंथ को हम लेमडा बोलते हैं। मान लो ये सोर्स जो है, अच्छा इसी को हम लोग टाइम पीरियड, इसके टाइम को हम लोग टी बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, टाइम पीरियड क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है। टाइम पीरियड क्या है, एक वेवलेंथ बनने में जो समय लगता है, और एक वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट टू क्रस्ट मोशन, इसी तरह में समझेंगे हम लोग। सपोज करो ये सोर्स जो है एक कोई वेव छोड़ा, कोई लाइट वेव यहां से निकला, है ना, और ये जो वेव है जो सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, टी समय के लिए ट्रेवल किया, ठीक है, तो यहाँ सोर्स से जो लाइट वेव चला टी समय के लिए, यहां से मान लो यहाँ पहुंच गया टी समय में, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, एक क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, मान लो पहला क्रस्ट यहां बना, ठीक। अब चूंकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर नहीं सॉरी, सोर्स और लाइट दोनों मूव कर रहा है, तो अगला क्रस्ट कहां बनेगा, जब जैसे कि टी समय में हमारा लाइट पहुंच गया यहाँ, मान लीजिए टी समय में लाइट यहाँ पहुंच गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, सीटी डिस्टेंस ट्रेवल करके, हम लोग टी समय की बात कर रहे हैं, टी समय में इस लाइट के फंक्शन को देख रहे हैं कि टी समय में यहाँ से सोर्स से लाइट चला, वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यानी कोई ना कोई यहाँ क्रस्ट बना हो, ठीक। अब अगला इसी टी समय में क्या हो रहा है कि सोर्स भी थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पहले सोर्स यहाँ था, अब सोर्स आ गया यहाँ, इसको रेड कर देते हैं, सोर्स यहाँ आ गया, तो सोर्स कितना जो दूरी तय किया किस वेलोसिटी तय किया, v से टाइम t, है ना। एक मिनट, कौन कौन और ज्वाइन, फिर से बता दो। तो यहां से जो लाइट सोर्स चला वो t समय में ct दूरी तय करके यहाँ आ गया, और उतने ही समय में सोर्स यहाँ चलाया। तो अब बताइए जो अगला क्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ होगा, तो एक क्रेस्ट यहाँ पर और अगला क्रेस्ट यहाँ बन रहा है, तो दो क्रेस्ट के बीच के वेवलेंथ को तो लेमडा बोलते हैं, इसलिए इस दूरी को हम लेमडा बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर यहाँ से लाइट सोर्स चला, ठीक, तो सीटी समय में एक यहाँ क्रेस्ट बना हुआ है, क्योंकि टी समय में एक क्रेस्ट बनता है, फिर टी समय बाद अगला क्रेस्ट बनता है, एक क्रेस्ट यहाँ बना हुआ, तो क्रस्ट एक यहाँ बना हुआ है क्रेस्ट, तब तक टी समय में सोर्स क्या यहाँ पहुंच गया और अगला क्रेस्ट यहाँ बनेगा, तो इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट की दूरी को हम लेमडा बोल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू सी टी माइनस वी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम जो है वो सोर्स के रिस्पेक्ट में, सोर्स के रिस्पेक्ट में टी समय में जो यहाँ लाइट है वो इतना दूरी तय किया और वो खुद इतना दूरी तय किया, और इन दोनों के डिफरेंस को लेमडा बोल रहे हैं,
क्यू लेमडा बोल रहे हैं चूंकि क्रेस्ट यहाँ पर है और अगला क्रेस्ट टी समय बाद ही बनेगा ना, तब तक ये तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम लोग लेमडा बोल रहे हैं, वेवलेंथ जो डिनोट करते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर है ये किसके लिए है, फॉर ये ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ये हो गया ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवलेंथ, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवलेंथ बाय सोर्स। सोर्स देखेगा कि मेरे लाइट का तो वेवलेंथ इतना है, ये ऑब्जर्वेशन वेवलेंथ का किया गया किसके द्वारा, सोर्स के द्वारा। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको तो ये टी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए ये टी जो होगा यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम का कॉन्सेप्ट चलाएगा। ठीक है, टी यहाँ पर जो है, यहाँ पर टी क्या है, वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स। सोर्स के लिए टाइम पीरियड है वेव का, ठीक है, यानी टाइम बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ टू क्रेस्ट। ठीक है, यहां पर किसी एक को हम लोग प्रॉपर मानते हैं, इम्प्रॉपर मानते हैं। आपको क्या लगता है टी को क्या लेना चाहिए, प्रॉपर टाइम की इम्प्रॉपर टाइम, आपको बताइए। टी को कौन सा टाइम लीजिएगा आप लोग, प्रॉपर टाइम या इम्प्रॉपर टाइम लीजिएगा? टी को प्रॉपर टाइम लीजिएगा ना, टी को यहाँ, हाँ टी को यहाँ प्रॉपर टाइम लेंगे, क्योंकि सोर्स के रिस्पेक्ट में तो वेव जो है वो क्या है, सोर्स के साथ ही मूव कर रहा ना, सोर्स के रिस्पेक्ट में जो वेव जो तो साथ ही मूव कर रहा है, इसलिए इसको प्रॉपर टाइम बोलेंगे, ये प्रॉपर टाइम होगा। और ऑब्जर्वर को जो नजर आएगा वो इम्प्रॉपर टाइम नजर आएगा, या इसको इसी को प्रॉपर टाइम भी कहते हैं, इसको प्रॉपर टाइम भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर दो इवेंट हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इवेंट, ये दो इवेंट हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्रस्ट और फॉर्मेशन ऑफ सेकंड क्रस्ट, तो दोनों इवेंट के बीच का टाइम डिफरेंस भी टी ही होगा, इसलिए इसको प्रॉपर टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ ऑब्जर्व किया जाएगा, वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्जर्वर जो वेवलेंथ देखेगा वो लेमडा ना देख के लेमडा डैश देखेगा, क्योंकि लेंथ भी वेरी करता है, वेलोसिटी तो साउंड को चेंज नहीं कर रहा है, टी टी ना देख के टाइम को टी डैश देखेगा, भी के साथ भी टाइम को टी डैश देखेगा, तो हमारा जो लेमडा डैश का फॉर्मूला आ जाएगा सी माइनस वी इंटू टी डैश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, प्रॉपर टाइम इक्वल टू इम्प्रॉपर टाइम इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा इम्प्रॉपर टाइम है, तो इम्प्रॉपर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर टाइम बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर लेमडा डैश को रहने देंगे, सी माइनस वी रखेंगे, इस टी के जगह हम लोग रख सकते हैं टी बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर टाइम है वो टी है, तो इस फॉर्मूले का प्रॉपर टाइम टी बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए, अब तो आसान हो गया, तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अच्छा हम लोग चाहे तो लेमडा डैश को क्या लिख सकते हैं, सी बाय एफ डैश लिख सकते हैं क्या, ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं, वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, यहाँ वेलोसिटी लाइट का सी ले लिए, फ्रीक्वेंसी लाइट का न्यू मान लिए, या एफ डैश कुछ भी मान सकते हैं, एफ डैश माना हुआ है, ओ सॉरी एफ डैश होगा, वेलोसिटी लाइट का हम एफ डैश मान लेते हैं या एफ मान लेते हैं लेमडा, तो यहाँ पर चूंकि लेमडा डैश है तो एफ डैश हो जाएगा, तो सी बाय एफ डैश यहाँ कितना हो जाएगा, सी माइनस वी, टी को 1 बाई एफ भी हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। और एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट, ठीक है, और ऊपर हम सी को लेते जाते हैं इंटू सी, जब सी यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा और सी पलट के ऊपर चला जाएगा, और टी को 1 बाई, बहुत सारा स्टेप यहाँ हम कर दिए, कंफ्यूज नहीं करेगा आप लोग, टी को 1 बाई एफ लिख दिए हैं, यहाँ रूट ले लिए पूरे का, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर सी ऊपर चला गया, ऐसे में क्या करते हैं, इस सी को हम कट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा 1 बाय एफ डैश इक्वल टू 1 बाय एफ
अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, c माइनस वी का होल स्क्वायर बाय रूट का पूरा रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो एक स्टेप और आंसर आ गया हम लोग का, 1 बाय एफ डैश इक्वल टू 1 बाय एफ रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं सी माइनस वी सी प्लस वी, सी माइनस वी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सी माइनस वी बाय सी प्लस वी, और इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ रूट अंडर सी प्लस वी बाय सी माइनस वी। यही तो रिजल्ट हमको प्रूफ करना था, एफ डैश इक्वल टू एफ रूट अंडर सी प्लस वी बाय सी माइनस, देख लीजिए एक बार, ये रिजल्ट प्रूफ करना था। एफ डैश इक्वल टू रूट अंडर सी प्लस वी बाय सी माइनस वी, एफ डैश इक्वल टू सी प्लस वी बाय सी माइनस वी। इसको छोटा करके देख लीजिए एक बार में, दोनों ज्यादा छोटा हो गया, देखिए एक बार में तब अच्छा लगेगा, और दोनों दिख रहा होगा एक बार में, देखिए एफ डैश इक्वल टू एफ रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस बी, एफ डैश इक्वल टू एफ, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसको हम लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेमडा के टर्म में हम लिखने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या, वो इसका मतलब क्या वो भी आपको समझाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग देखिए, तो ये रिलेशन निकल के आया। ठीक है, एफ डैश इक्वल टू एफ रूट अंडर सी प्लस बी बाई सी माइनस बी। इसको अगर लेमडा के टर्म में लिखना चाहे तो हम लोग पढ़े ही हैं, v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, या v इक्वल टू एफ लेमडा, चूंकि एफ का यूज कर रहे हैं, लाइट का वेलोसिटी है तो c लेंगे, f लेंगे, लेमडा लेमडा इक्वल टू एफ बाई सी, लेमडा इक्वल टू एफ बाई सी होगा, तो f इक्वल टू लेमडा सी, तो लेमडा डैश सी इक्वल टू लेमडा सी रूट अंडर सी प्लस बाई सी माइनस बी, सी कैंसिल, तो लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस बी। ठीक है, तो ये जो सर रिजल्ट, एफ बराबर सी बाय लैम्डा ना होगा। एक मिनट, जैसे वहां लिखे सी बराबर एफ लैम्डा, तो लैम्डा बराबर सी बाय एफ होना चाहिए ना, आई मीन। हाँ लेमडा बराबर, अच्छा हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई। हाँ सर। यस सर। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ हो सर गया, वहाँ सॉरी, हाँ गड़बड़ हो वहाँ गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया, ये तो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। ठीक, ये उल्टा आता है इसका, हाँ इसलिए यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, वो तो लास्ट रिजल्ट आता तो फिर पता चलता सी बाई एफ हो जाएगा, नहीं हाँ अब ठीक हो गया। तो लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ जब पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, सी बाई लेमडा डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, और सी बाई लेमडा हो जाएगा रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस बी हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, लेमडा डैश हमको चाहिए, तो लेमडा डैश इक्वल कितना हो, लेमडा रूट अंडर, ये तो पलट जाएगा। ठीक है, सी माइनस बी बाय सी प्लस बी। देखो उल्टा आ रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है लेकिन वेवलेंथ घट रहा है, इस टाइप का, तो उल्टा रिलेशन चलेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन था, वो तो उसमें हाँ इनवर्स, हाँ दोनों का इनवर्स आता है। तो देखिए ये कब था, जब हम लोग का सोर्स कहाँ था, ये हम लोग का सोर्स था और ये हम लोग का ऑब्जर्वर था, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था। ठीक है, इस कंडीशन में हमको ये रिजल्ट आ रहा है। तो पहला क्या आ रहा, ये जो रिजल्ट आया है, इससे कंक्लूजन निकल के आता है, इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरह जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बताइए आप लोग, फ्रीक्वेंसी बढ़े घटेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, नीचे छोटा वैल्यू है ना, सी प्लस बी बड़ा होगा, सी माइनस बी छोटा होगा, तो फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। हाँ वेवलेंथ डिक्रीजेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। क्यों ब्लू शिफ्ट, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग विवग्योर पढ़े हैं ना जी, ये शॉर्ट में जो विवग्योर आप याद रखते हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का,
तो यदि वेवलेंथ घट रहा तो Yes, आप sir. रेड से ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन की ओर मूव कर रहे हैं। ब्लू, ग्रीन, ब्लू, तो सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। तो जब आप Violet का। हाँ, तो जब डिक्रीज करेगा तब सीधे सीधे ब्लू की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लू, इंडिगो और वायलेट जो होता है लगभग एक ही कलर होता है, इसलिए ये ब्लू की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल जो गैलेक्सी वगैरह जो अगर हमसे हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर कोई गैलेक्सी हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है तो वैसे में हमको क्या वो ब्लू कलर दिखेगा, इसका मतलब वही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में, इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसमें उल्टा होगा। इस केस में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी increases and wavelength, उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ये। हाँ हाँ, ये डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा। Yes, sir. तो वेवलेंथ इंक्रीज करना मतलब किस कलर पे मूव कर रहे हैं? रेड, रेड की तरफ। इसको में क्या बोलते हैं? Red. इसी को रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, Red. फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? देखो फॉर्मूले में बेसिकली क्या चेंज आता है आपको दिखा देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ज्यादा ही छोटा हो गया। अच्छा, इसे पता चल जाएगा। देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ये एफ डैश सी प्लस बी बाई सी उल्टा हो जाएगा, है ना। प्लस ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ये, यानी हमारा जो एफ डैश का फॉर्मूला आएगा, एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ रूट अंडर सी माइनस भी बाय सी प्लस बी, और लेमडा डैश फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा इक्वल टू रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस बी। तो उल्टा रिजल्ट आता है ना, देख सकते हैं। Yes, सी sir. माइनस बी ऊपर था, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका। हाँ रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, और इस पर Yes, बेस्ट sir. जल्दी से इस पर बेस्ट एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए हम लोग का। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, ए गैलेक्सी इज रिसीडिंग मतलब हमसे दूर जा रहा, रिलेटिव टू अस एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर सेकेंड। It emits hydrogen red line of wavelength 6560 angstrom. What is the wavelength of this radiation as seen by us? कितना हमको इसका वेवलेंथ दिखेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि रिसीड कर रहा हमसे दूर जा रहा, तो दूर जा रहा तो लेमडा डैश का कौन सा फॉर्मूला आएगा? ऊपर क्या आएगा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सी प्लस बी वाला, सी प्लस बी बाई सी माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा रूट अंडर सी प्लस बी बाय सी माइनस बी। लेमडा का वैल्यू 6560 दिया हुआ, पुट कर देंगे। सी का वैल्यू यहाँ पर सी प्लस वी का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 300। देखिए यहाँ पर 3 into 10 to the power 2 कर लेंगे सर। उससे भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसको सी के टर्म में लाने की कोशिश करें। देखिए कैसे, v का वेलोसिटी जितना दिया हुआ, ये हमेशा आप लोग करिए एग्जाम में, अदरवाइज सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। 300 किलोमीटर पर सेकेंड दिया है, सबसे पहले आप इसको मीटर में बदलिए। 300 इंटू 10 का पावर, सॉरी 3 इंटू 10 का पावर सीधे करें 3, ये तो 3 into 10 to the power 5 कर देंगे। हाँ, मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। लेकिन यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा, आप इसको काम करिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकंड करके लिखिए, तो 0.003 ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगी। तो c इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकंड हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं 0.001 c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। c से डिवाइड करिएगा तो 0.001 c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करिए 0.00, c के टर्म में लाकर ही सॉल्व करने से आसान पड़ता है। और c माइनस 0.001 प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, ये हो जाएगा 6560 रूट अंडर, इसको सॉल्व करेगा तो 1.001 हो जाएगा, c तो कट जाएगा, और नीचे आपका बचेगा 1 माइनस 0.001 करेंगे, है ना।
इसको यदि आप सॉल्व करें तो 6560 इंटू ये जो रिजल्ट है ये लगभग आता है 1.0005 आएगा, और ये सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो आता है वो 6563 आ रहा है। ठीक है, 6563 एंगस्ट्रॉम आएगा, आपको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ था 6560 से बढ़ गया 6563 हो गया। ये रेड शिफ्ट की तरह हो रहा है ना, क्योंकि जब भी हमसे दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ता है, जब भी हमसे नजदीक आएगा तो वेवलेंथ घटता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, कितना आंसर है कोई बता सकते हैं जल्दी से? अच्छा ये तो बनेगा जब हम लोग मास का ये करेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखिए वैसे भी हम आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले जरा हम टॉपिक बताते हैं, कौन टॉपिक पे पढ़ा था हम। देखिए ये जो रिजल्ट है ना रिलेटिविटी ऑफ मास, ये दो हो गया, दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए। अब रह गया रिलेटिविटी ऑफ मास। देखिए रिलेटिविटी ऑफ मास थोड़ा सा बता देते हैं, तब उस न्यूमेरिकल कर लेंगे, है ना। यहीं पर जरा आप लोगों को रिलेटिविटी ऑफ मास बता देते हैं। जो पढ़े थे हम लोग लास्ट, यहीं पर ऐड करते हैं ताकि आप लोग नोट्स में दिक्कत नहीं हो। हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिविटी ऑफ मास। रिलेटिविटी ऑफ मास, ठीक है। मींस मास का जो है, रिलेटिविटी ऑफ मास का मतलब होता है कि मास जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, यानी मास का वैल्यू भी है ना डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। इसको देखो प्रूफ करने के लिए क्या किया जाता है, आपको हम हल्का हिंट करते हैं। आप लोग प्रूफ बोलेगा तो नोट्स भेज देंगे। क्या प्रूफ का नोट्स भेजे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि बता ही देंगे? ये वाला एक काम कीजिए ना, नोट्स पर दिखा के उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा रिलेटिविटी ऑफ मास का, हाँ इसका मैंने नोट से डिस्प्ले कर दीजिए और उसी को एक्सप्लेन कर जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक। तो इसको ऐसा करेगा ना, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि अभी नोट्स हम अपलोड नहीं किए, फिर अपलोड करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, इसका हम डेरिवेशन बता देंगे। वैसे हम बता दें है क्या, देखो एस डैश के रिस्पेक्ट में हम दो मास लेंगे। कैसे डिराइव करते बताते ताकि आपको समझ में आए कि एम और एम नॉट का मतलब क्या होता है। दो मास लेते हैं, दोनों मास हम लोग आइडेंटिकल लेते हैं। शुरू मास m1 m2 लेंगे, लेकिन दोनों का मास हम आइडेंटिकल लेंगे। मतलब दोनों मास आइडेंटिकल होता है, दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। मान लो एक वेलोसिटी इधर की मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, दोनों कोलाइड करता है और दोनों मिलके बाद में एक हो जाता है। इस पूरी घटना को यहाँ एस वाला देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देखा है घटना कि दो मास था, दोनों एक दूसरे के नजदीक आया सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों टकरा के क्या हुआ यहाँ पर एक हो गया, ठीक। इस घटना को जब ये देखेगा तो ये जो दो मास हैं m1 m2, जो m1 m2 मास है, जो इसके लिए आइडेंटिकल भी अगर है तो इसके लिए डिफर कर जाएंगे। मतलब अगर m1 और m2 का मास सेम है एस डैश में, तो इसको m1 और m2 का मास अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो यदि एक m है तो एक आपका m नॉट दिखेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट यहीं से नजर आता है। इसका मतलब कि यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब दोनों मास इसके लिए सेम है तो इसके लिए डिफर, इसका मतलब कि मास का वेलोसिटी के साथ डिफरेंस क्रिएट होता है ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। और फिर जब इसको अप्लाई किया गया, हाँ इसको जब अप्लाई किया गया एटॉमिक वर्ल्ड में, देखा गया नहीं ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, और इसी से इक्वल टू mc स्क्वायर का कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। तो डेरिवेशन में सिंपली यही कॉन्सेप्ट है, और जो रिजल्ट हमारा आता है वो क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें आपको जानना बस ये जो m नॉट है ना, m नॉट को हम बोलेंगे रेस्ट मास बोलेंगे, ठीक है। और m जो है इसको हम बोलेंगे मूविंग मास बोलेंगे, ठीक है। या इसको इनवेरिएंट मास भी कहा जाता है, रेस्ट मास को इनवेरिएंट मास भी कई जगह बोला जाता है, जो मास नहीं बदलता है, और m जो मूविंग मास है जो बदलता है, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग डेरिवेशन देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट वहां पर नजर आता है कि नहीं।
कि इस फ्रेम के लिए दोनों मास सेम था लेकिन इस फ्रेम के लिए डिफर कर गया, इसका मतलब कि मास का डिफरेंस क्रिएट होता है वेलोसिटी के लिए। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। बाकी भी क्या है और सी क्या है? सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी है, लाइट 3 का to 10। स्पीड है। और ये फ्रेम का या ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है या मास का वेलोसिटी क्या भी है? है। अरे मास मूव करे चाहे ऑब्जर्वर मूव करे, बात बराबर ना है। अब मान लो यहाँ कोई खड़ा है, वो अपने मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी दोनों में से किसी का लेना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखो अरे अब ये क्वेश्चन ये है, देखो a body is moving with velocity 0.2 c, the ratio of moving mass to the rest mass, देखो ये पूछ रहा moving mass to the rest mass, सिंपल फॉर्मूला है m इक्वल टू m नॉट इंटू 1 बाय रूट अंडर यही था ना जी, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रेस का बच्चे पर 1 बाय एम नॉट कर दो, है ना? अब सिंपली वैल्यू पुट भी करना है। इसका बच्चे पर हाँ 1 माइनस वी का वैल्यू कितना है? वी का वैल्यू 0.2 सी दिया हुआ ना। हमेशा सी के टर्म में वेलोसिटी सॉल्व करना आसान पड़ता है, और ये स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? 4 भी नहीं होगा, 0.04 हो जाएगा इनफैक्ट। जब आप इसको स्क्वायर करेगा तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा, implies that m by m not equal to आ जाएगा 1 by रूट अंडर 1 माइनस 0.04 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आता है ओवरऑल ये आता है 1.02। तो m इक्वल टू m बाई m नॉट का रेशियो कितना आ गया? 1.02 by 1। हाँ 1.02 बाई 1, हाँ यही आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं देखिए अब जो है इसके बाद अगला डेरिवेशन हम लोग का है मोमेंटम एंड मास रिलेशन, ठीक है। तो इसको भी हल्का देख लेते, चूंकि आसान है ये, लगता है डेरिवेशन वाला, उस पर एक बेस्ट एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये पढ़े थे और इसी के बगल में हम आपको ऐड कर दे रहे हैं मोमेंटम एंड मास रिलेशन, मोमेंटम एंड मास रिलेशन। इतने तरह का पॉसिबिलिटी है, देखिए सब कुछ सर्च करके जितना हो सकता हम करवा दे रहे हैं आपको, ताकि कहीं से भी ये ना लगे कि फॉर्मूला देखो m इक्वल टू जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं एम भी, तो अब इसमें m क्या हो जाएगा? रिलेटिविटी में ये मूविंग मास की तरह काम करेगा। फॉर्मूला वही है लेकिन अब m का सिंपल m ना समझ के इसको आप मूविंग मास समझिएगा। तो p इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ जाएगा m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना? हाँ ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। अच्छा ये कभी तक वैलिड है ना? यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक कि हमारा ये रिलेटिविस्टिक केस है। रिलेटिविस्टिक केस में नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल देख लिया जाए ताकि ये, अच्छा यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, इसको तोड़कर भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, एम भी इक्वल टू एम नॉट वी बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा मूविंग मास, न्यूमेरिकल बनाने में ऐसा कॉन्सेप्ट काम करता है, मूविंग मास, और ये हमारा क्या हो जाएगा रेस्ट मास हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ना एक न्यूमेरिकल बनाते हैं उसी बेसिस पर है। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन इसका देखते हैं। मास जो है एक मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल
मूविंग मास दिया हुआ है ना, यहाँ पर m बराबर दिया हुआ, मूविंग मास एक तरह से दिया हुआ, मूविंग पार्टिकल का मास है तो मूविंग मास, वही चीज पकड़ना है इसमें। तो 2m0/√3 ये दिया हुआ है, ठीक है। वेयर m0 इज रेस्ट मास, या इसको इनवेरिएंट मास भी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बहुत आसान है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फॉर्मूला क्या होता है, p = mv, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यदि हमको मूविंग पास पता रहे और उसका वेलोसिटी पता रहे तो काम हो जाएगा। तो मूविंग मास का तो ये वैल्यू दिया हुआ 2m0/√3, लेकिन वेलोसिटी हमको नहीं पता। इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी पता रहता तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते, जिसमें कि मूविंग मास है और ये काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि पता नहीं है, इसलिए हम इसका 2 पार्ट करते हैं, है ना। इधर पार्ट में तो हमको पता है कि ये p = mv फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला वही है, लेकिन m यहाँ पर क्या है, मूविंग मास। मूविंग मास का 80 आपका वेलोसिटी, या वेलोसिटी चूंकि लाइट के आसपास है तो वो हमको दिया नहीं यहाँ पर, तो उसको पुट करना पड़ेगा। अब देखिए यहीं से कहानी शुरू करते हैं। m = क्या होता है, मूविंग मास हमेशा m0/√1 - v²/c² होता है, जो कि दिया हुआ 2m0/√3 के बराबर दिया है। m0 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4, एक स्टेप हम यहाँ जंप कर जा रहे हैं, v²/c² आराम से लिख सकते हैं। इसको इधर ले गए, इधर ले गए, स्क्वायरिंग कर दी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बचे कितना, v²/c² = 1 - 3/4 बचेगा, या v²/c² हो जाएगा 1/4। यहाँ से आप चाहें तो v निकाल सकते हैं, v = c/2 हो जाएगा, देख लीजिए आप निकाल, ये c इधर आएगा, रूट करिएगा, c/2 बचेगा। तो v = c/2 हो गया। m का वैल्यू जो रखा हुआ रख दीजिए, मूविंग मास का वैल्यू 2m0/√3 दिया हुआ। हम इसका यूज, देखो ये इसका यूज करके हम ये c निकाल दिए, और v का वैल्यू कितना है, c/2, बहुत ही आसान है, m0 c/√3। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल, काफी सिंपल है, इसमें बड़ा आराम से कर सकते हैं। चलिए तो ये भी खत्म हो गया। तो हम लोग ये 3-4 टॉपिक तो कर लिए, रिलेटिविटी ऑफ मास भी हो गया, मोमेंटम मास रिलेशन भी हो गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक में कॉम्प्लिकेशन आएगा, इसका डेरिवेशन ही अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। काइनेटिक एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस और हाँ, तो हम लोग काम करते हैं, कल फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो इसको कल किया जाएगा। हाँ सर, कल ही सही रहेगा। हाँ, इसलिए कल ब्रेक नहीं कर रहे, कल लगातार करेंगे, ताकि कम से कम इसको हम लोग कंप्लीट कर पाए। आज बहुत ज्यादा हो गया। हाँ,